जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पार्ट 4 में मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि मैं एमसीक्यू दूंगा रिवीजन कराने के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे। सो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एज ए पार्ट ऑफ विच ट्रीटी? 100 बार बता चुका हूँ बेटा, नहीं आया ना थप्पड़ पड़ेगा। ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ऑप्शन सी जेनेवा कन्वेंशन, ऑप्शन डी यूएन चार्टर। देखते ही तुमको ये मारना था एकदम बिल्कुल। ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, आईएलओ became the first specialized UN agency in year, which year? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1950। सारे ईयर्स बहुत ज़्यादा गैप वाले हैं, देख लो सब हर ईयर्स के बीच में कितने गैप हैं। और मैंने तुमको क्या बताया था भाई, आईएलओ बना कब था, आईएलओ किस दौरान बना था, क्या चल रहा था, कोई इवेंट हुआ था उस दिन उस समय? हाँ याद आया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्या हुआ था? अरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ था, डिवास्टेशन हुआ था। ओके, तभी आईएलओ बना था 1919 में। समझे कि नहीं? समझ गए होगे आई थिंक। लेकिन ये पूछा गया है यहाँ पे, आईएलओ बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी इन ईयर। यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी पूछ रहा है, फर्स्ट स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी बना आईएलओ। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि आईएलओ कब बना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ट्रिक होता है। तो बताओ बताओ कब हुआ? ये तब हुआ जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। समझ रहे हो? वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब यूएन का फॉर्मेशन हुआ, तो यूएन की सबसे पहली स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी बनी आईएलओ। वर्ल्ड वॉर के जस्ट कुछ बाद, कौन सा ईयर आ रहा है पास में एकदम क्लोज, 1946। और वैसे भी तुमको मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन में भी बता चुका हूँ, लेक्चर से पहले ही बता चुका हूँ। चौथा बार है ये, अब तो रट जाना चाहिए। फर्स्ट स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है आईएलओ, और वो 1946 में बना, वर्ल्ड वॉर टू के बाद। समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएलओ रिसीव द नोबेल प्राइज इन ईयर, विच ईयर? बताओ। 1954, 1969, 1975, 1982। इसको तो देख के तुम्हारे तुरंत ऐसे होना चाहिए कि इमेज आ जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, झलक जाना चाहिए, चमकना चाहिए तुरंत आंसर। 1969। इसमें कोई तुम्हें लॉजिक कुछ नहीं बताएगा भाई, इसको रटना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। हमारा देश आज़ाद हो चुका था, ठीक है? वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही हुआ होगा, जब भी होगा नोबेल प्राइज़ मिलेगा। चलो 1969 को याद कर लो। और मैं तुम्हें बताऊं कैसे याद करना है वैसे। आईएलओ को जो नोबेल प्राइज़ मिला था ना, 3 रीज़न की वजह से मिला था, ठीक है? तो जस्ट बच्चों की जैसा ट्रिक है, 9 में से जब 6 माइनस करोगे कितना आएगा? 3 आएगा। बस रट लो, ऐसे ही है, ऐसे ही याद कर लो। नोबेल प्राइज़ मिला था 1969 में, बाकी ऑप्शन में देख लो कहीं नहीं आ रहा है। 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ की एरिया वेयर आईएलओ प्रोटेक्टेड लेबर राइट्स? बताओ। डीकोलोनाइजेशन, ग्रेट डिप्रेशन, एंड ऑफ अपार्थाइड, कोल्ड वॉर, आर्म्स रेस। भाई कोल्ड वॉर कब हो रहा था पता भी है? 80s में हो रहा था, 1980s में, ज़्यादा दूर की बात नहीं है ये। और ये आईएलओ की बात हो रही है, वर्ल्ड वॉर वन टू वाली बात हो रही है। समझ रहे हो कब की बात हो रही है? जब हमारा देश डिकोलोनाइज था। ग्रेट डिप्रेशन कब था? 1928-29 वाला ईयर चल रहा था। उस समय क्या था, देश डिकोलोनाइज था। एंड ऑफ अपार्थाइड मूवमेंट, वो उसी समय का लगभग लगभग की बात है। समझ रहे हो? 1950 वाला जो हाफ है ना, 20th सेंचुरी का, उसी में सब कुछ हुआ है।
सेकेंड हाफ में तुम्हारा कोल्ड वॉर हुआ है, तो ये तो ऑप्शन देखते ही अगर मान लो लेट से तुम्हें नहीं भी आता था, तो ऐसे होना चाहिए भाई कि तुम्हारा ये जो टाइम पीरियड है ना एबीसी का बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। मतलब फर्स्ट हाफ में है 20 सेंचुरी के, कोल्ड वॉर तो सेकेंड हाफ में है 20 सेंचुरी के, तो ये तो देखते ही हटा दो। और वैसे भी मैंने तुमको इतनी बार ये चीज़ें, ये टर्म्स बार बार स्ट्रेस किया, एम्फेसाइज किया है कि डीकोलोनाइजेशन, ग्रेट डिप्रेशन, एंड ऑफ अपार्थाइड मूवमेंट में आईएलओ का बहुत बड़ा की कंट्रीब्यूशंस था। यही तीन चीज़ है। डीकोलोनाइजेशन के समय पे भी जब वर्कर्स के पास जॉब नहीं थे, लाइक जो डेवलपिंग कंट्री थी, काफ़ी ग्रोथ व्रोथ नहीं हुआ था, कोई जीडीपी उनकी अच्छी थी नहीं, तब आईएलओ आके वर्कर्स का हेल्प किया। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जब जॉब जा रही थी, तब भी आईएलओ आया और वर्कर्स का हेल्प किया। अपार्थाइड मूवमेंट जब ख़त्म हुआ साउथ अफ्रीका में, तब भी लोगों के पास था नहीं कुछ सही से खाने पीने को, तब भी वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आईएलओ सामने आई। लेकिन कोल्ड वॉर तो अलग ही गेम था भाई, ये तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच की लड़ाई थी, प्रॉक्सी वॉर वाला। सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने से ना क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा होती है। पढ़ो क्वेश्चन करो, पढ़ो क्वेश्चन करो, पढ़ो रिवाइज करो क्वेश्चन करो, पढ़ो रिवाइज करो क्वेश्चन करो। कंठस्थ हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए चीज़ें, ऐसे करो। पढ़ो कम, लेकिन एग्जाम में जब आए ना ऐसे क्वेश्चन, अगर वो छोड़ दिए ना, तुम्हारा पढ़ाई बर्बाद है। इसलिए ज़्यादा पढ़ने पे ना सोचो, कम से कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, कंठस्थ हो जाए तभी जाकर दूसरे टॉपिक पे चलो। हर चीज़ का प्रोसेस है, प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो, ठीक है। आ जाओ, ज्ञान बहुत हो गया। ज्ञान नहीं था भाई, वो रियल है सच में, और लाइफ में अप्लाई करो, सक्सेस हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आईएलओज ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स। ये तो भाई कॉमन सेंस से मारोगे। आईएलओ क्या था? लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसमें तो लेबर होंगे, मतलब वर्कर्स तो होंगे। देखो किसमें वर्कर्स नहीं लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, हटाओ, हटा दिया। भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे है, तो तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है तो पहली बात एम्प्लॉयर्स भी तो होंगे ना, होंगे ऑफ कोर्स। और इसको चलाने के लिए कोई परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करते हैं भाई, मतलब वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द ऑल राइट, लाइक करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो तुम्हें ऐसे ही जस्ट कॉमन सेंस लगाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, वैसे तो तुमको रटना चाहिए, रट जाओ, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में, इतना सोचना नहीं चाहिए। ये तब काम आता है ये सब सोचना जब तुम्हें कुछ नहीं आता, एकदम गधे की तरह एग्जाम में पहुंच गए हो। सोचना है, टिक मारना है, तो कैसे टिक मारें? तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, तो कॉमन सेंस बना रहे हैं, तुम्हारा एप्टीट्यूड स्किल डेवलप कर रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व करने का। ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर मारो, आगे बढ़ो, सिलेक्शन पाओ। बट बट उसके पहले तुम्हारा बेसिक्स, तुम्हारे स्टैटिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी एलिमिनेशन में भी हेल्प मिलेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता। बट आई विल ट्राई कि मैक्सिमम तुमको बेनिफिट पहुँचे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज़ जितना पढ़ाया हूँ ना, बस रट जाओ ना, तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें ये सब दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो शॉर्ट ट्रिक ये वो एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। आईएलओ मिशंस फोकस ऑन व्हाट? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मिलिट्री पीस एग्रीमेंट, सोशल जस्टिस फॉर लास्टिंग पीस, ट्रेड कोऑपरेशन। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ मैंने डाले, पढ़े होंगे तुमने या वीडियोज़ देखे होंगे अच्छे से, बहुत बड़े तो कोई नहीं थे, सारे वीडियोज़ छोटे छोटे थे। तुमने एक बार या दो बार भी देखा होगा ना वीडियोज़ को, तुम्हें तो इतना आइडिया लग गया होगा कि कौन ऑप्शन मैंने, मतलब लाइक किसका तो नाम ही नहीं लिया होगा इसमें, 3 ऑप्शंस के तो सीधे सीधे हटा दोगे। मैं पढ़ाया ही नहीं ऐसा कुछ, समझे? तो भैया तैयारी पहले पूरी होनी चाहिए, तब जाके क्वेश्चन लगता है। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन फंस जाओगे, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगता है। यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं लगेगा, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक।
एक दो भले से एलिमिनेट कर दो, लेकिन दो में फंसी जाओगे लास्ट में। तो चलो भाई, ट्रेड कॉपरेशन पढ़ा था? नहीं पढ़ाया था भाई, नहीं पढ़ाया था। ये मिलिट्री पीस एग्रीमेंट ऐसा कुछ पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। बचा क्या ऑप्शन? सोशल जस्टिस फॉर लास्टिंग पीस। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। इफ यू डोंट हैव एनी बेस, then you will not be able to eliminate such type of question। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्त। करेंट रोल ऑफ ILO एम्फेसाइजेज। ऑप्शन ए पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी एथिकल प्रोडक्टिव लेबर फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन डी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। What will be the right option? I'm waiting for you, दोस्त। सोचो, टाइम दो, ब्रेनस्टॉर्म करो माइंड को, थोड़ा दो 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 और टिक मारो। अरे तो वो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन ऐसा कोई वर्ड पढ़ा है? कहीं 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 भी पढ़ा है? बताओ। नहीं पढ़ा है। एथिकल प्रोडक्टिव लेबर फ्रेमवर्क समथिंग ऐसा कुछ। यस यस, यही है प्रोडक्टिव लेबर फ्रेमवर्क। इसी पे तो बात होती है ILO की। ILO बना ही किस लिए भाई? लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन तो दूर दूर की मतलब नाता नहीं है भाई। कहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात, हम कुछ किए ही नहीं ऐसा कुछ। ये प्राइवेटाइजेशन जब बात आती है दिमाग में तुम्हारे चलना चाहिए LPG वाला। कब की बात हो रही भाई? LPG 90 इंडिया की नहीं है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये कहाँ से? ये तो मतलब बाहर का है, सीधे काटो, CDA कटा। बचा क्या? लेबर की बात हो रही है, ILO की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है, वैसे भी देख के मार दो एथिकल एंड प्रोडक्टिव लेबर फ्रेमवर्क। लेकिन तब जब बाकी का ऑप्शन बिल्कुल अलग हो तभी मार सकते हो भाई, हमेशा नहीं, नहीं तो तुक्का माना जाएगा। गेस वर्क काम आता है भाई, मतलब कॉमन सेंस है तो जीतोगे भाई तुम। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी राइट क्या? बी, एथिकल प्रोडक्टिव लेबर फ्रेमवर्क। ठीक है, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? उन्हीं को आ रहा होगा जो पहले से वीडियो देखे होंगे। जो नहीं देखे होंगे उनको भी मज़ा आ रहा होगा। कैसे? बिना मेहनत के कैसे टिक मारना है वो समझने से। ठीक है, मज़े दोनों ले रहे हो, लेकिन ज़्यादा जो मज़ा ले पा रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखते ही मारेगा, वो सोचेगा नहीं। एलिमिनेट एलिमिनेट आंसर दिखेगा, जैसे चमकेगा मारेगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं यार। क्या कहना चाह रही है? ILO वॉज क्रिएटेड आफ्टर विच मेजर ग्लोबल इवेंट। देख लो बेटा, देख लो, मैंने क्या बताया था। ILO वॉज क्रिएटेड आफ्टर विच मेजर ग्लोबल इवेंट। मैंने पूछा भी था तुमसे पहले ही क्वेश्चन पे, ये सबसे पहला क्वेश्चन था कि बेटा ILO किस ट्रीटी के द्वारा आया था? तो वर्साइल था। वर्साइल का 1919 में ना। और ये क्या क्या दौरा, मतलब कौन सा समय चल रहा था? क्रोनोलॉजी मैं पूछ रहा हूँ। World War I चल रहा था भाई, वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा था, World War I। डिवास्टेशंस काफ़ी हुए थे, लेबर्स के राइट्स को काफ़ी इन्फ्रिंज हुए थे। तो ILO का फॉर्मेशन हुआ थ्रू ट्रीटी ऑफ वर्साइल इन 1919, 1919 ईयर भी याद रखो। एंड दैट वाज साइंड आफ्टर World War I। World War I के बाद ये साइन किया गया। और तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? आपने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कुछ कहा था कि ILO वॉज बिकेम द फर्स्ट UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। हाँ, मैंने बोला था। यही तो होता है कि एग्जाम में जाके अगर बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आधे अधूरे कॉन्सेप्ट लेके चले गए तो गलत मार्क जाते हो। तो भैया हमने ये बोला था कि ILO जो था ना, बना तो था ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 में, World War I के ख़त्म होने के दौरान, जब लेबर्स के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे थे। लेकिन
वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवोस्टेशन हुआ था, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बने थे। उसी के जस्ट बाद यूएन में पहला यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी आईएलओ को बनाया गया और साइन किया गया इस बात का, आईएलओ और यूएन के बीच में। और ये हुआ था 1946। ठीक, तो वो आंसर दूसरा था, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 पे शायद तुम किए थे आई थिंक। ये क्वेश्चन दूसरा है, आईएलओ कब क्रिएट हुआ और आईएलओ यूएन एजेंसी कब बना। समझ गए ना? ज़्यादा एक्सप्लेन अगर कर रहा हूँ तो भाई कमेंट में मार देना तुम लोग। बट मैं चाहता हूँ यार कि सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ और तुम्हें रटवा देना चाहता हूँ। मैं इतनी बार बोलूँगा ना कि तुम ऐसे एग्जाम में याद होना चाहिए, अच्छा ये बोल रहे थे, अच्छा स्क्रीन पे ये दिख रहा था, ऑप्शन नंबर सी था यार, इतना तक याद हो जाएगा तुम्हें। सी में ये था, ऐसा था। ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, दिखना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आईएलओ बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी इन विच ईयर? अभी देखो, अभी 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 देखो आंसर निकल रहा है ना, निकलेगा निकलेगा। अभी जस्ट बताया, अगर अभी भी नहीं सुने और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो कि भाई बहुत बोल रहा है, कितना बता रहा है, इतना ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे दे रहा है, तो बेटा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और जस्ट पहले जो बताया अगर वही तुम्हें याद नहीं है तो क्या मतलब। जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब आगे बढ़ना, जल्दी बताओ। आईएलओ पहला यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना कब? वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद पहला यूएन एजेंसी, यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना आईएलओ कब? 1946 में। ऐसे याद करते हैं। आईएलओ मिशंस फोकसेस ऑन व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए इंटरनेशनल ट्रेड। कभी पढ़ाया था ऐसा? पढ़ाया था ऐसा? बता बता जल्दी बता। नहीं पढ़ाया था। ऑप्शन बी मिलिट्री कॉर्पोरेशन। ऐसा मिलिट्री की बात कब किया बे? नहीं किया। ऑप्शन बी बी एलिमिनेट। ऑप्शन डी ग्लोबल टैक्सेशन है। कब पढ़ाया था? कभी नहीं। कट। ऑप्शन नंबर सी पे आजा बेटा, सोशल जस्टिस फॉर लास्टिंग पीस। अरे इसीलिए तो बना था आईएलओ, सोशल जस्टिस के लिए, कि ताकि पीस लास्टिंग हो। जहां के वर्कर्स की राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाएगा वो देश तरक्की कैसे करेगा, वो देश कभी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यही वजह थी कि एक ऐसा लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ कि जो इंटरनेशनली सारे कंट्रीज को, वहां के लेबर को प्रोटेक्ट करे, सोशल जस्टिस दे, ताकि पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज में लास्टिंग पीस हो। ठीक, अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे। आईएलओ गॉट नोबेल प्राइज in year 1969. I think I have repeated this question almost 5 to 6 times. Now if you are unable to answer this question, then you should think on yourself how much hard work you are doing, and you should ask whether तुम भी तो नहीं फंसे हो वो स्मार्ट वर्क के जाल में, जहाँ पे स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में लोग स्मार्ट वर्क ना करने के चक्कर में, मतलब करने के चक्कर में, सॉरी, स्मार्ट वर्क अपने माइंड को बोलते रहते हैं और एक्सक्यूज देते हैं कि भाई स्मार्ट वर्क करना है तो हार्ड वर्क क्यों करें, मेहनत नहीं करते, लेजी बन जाते हैं। चलो वो सब तो बहुत साइकोलॉजिकल बात होगी, बट लिटरली अगर लाइफ को ऐसे समझोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी और दूसरों को सुनना कम बंद करोगे, अपना काम शुरू करोगे और अच्छे लोगों के साथ कोलैब करोगे, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहोगे, आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, जैसे मेरे एसोसिएशन में। चलो आगे बढ़ो। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ, मैं भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन में हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आईएलओ गॉट नोबेल प्राइज इन 1969 फॉर व्हाट? बताओ बताओ। मेकिंग लेबर लॉज इन इंडिया। क्या बात है, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात थोड़ी ना हो रही है भाई, नोबेल प्राइज ऐसे मिल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा हम इंडिया में रहते हैं तो। हटाओ। ऑप्शन बी एंडिंग चाइल्ड लेबर ग्लोबली। ओ माय गॉड, ये तो
फैक्ट्रीज एक्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें था। ऑप्शन सी, प्रमोटिंग पीस अमंग द क्लासेस एंड डिसेंट वर्क। ये लग रहा है आंसर, लग रहा है कि नहीं, बताओ ना। हाँ यही आंसर होगा भाई, क्रिएटिंग द यूएन चार्टर। गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एग्जैक्ट रीजन इंक्लूड पीस अमॉन्ग द क्लासेस एंड एडवोकेटिंग डिसेंट वर्क एंड हेल्पिंग डेवलपिंग नेशन। यही 3 रीजन थे। क्या था? इंक्लूड पीस अमॉन्ग द क्लासेस, एडवोकेटिंग डिसेंट वर्क एंड हेल्पिंग डेवलपिंग नेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का तो आंसर तुमको बता ही दिया था। अकॉर्डिंग टू आईएलओ डॉक्यूमेंट्स, सोशल जस्टिस इज इसेंशियल फॉर यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस। एंड Question number 9 was ILO became first specialized UN agency when UN was formed. After World War II, ILO was given official specialized agency status in 1946. And ILO was created after which major global event? Then you should tell directly after First World War. That is, ILO was founded in 1919 through Treaty of Versailles and signed after World War One. समझ में आया दोस्त? आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ते हैं भाई, रोटेट कर करके, नहीं तो जिंदगी रोटेट हो जाएगी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? Which principles makes ILO unique among UN agency? Rotation system, dual representation, यूनिवर्सल इलेक्शंस, ट्रिपरटाइट स्ट्रक्चर। देखते ही आंसर अगर नहीं मारे तो क्या लगेगा? झापड़, पापड़ बना दूंगा तुम्हें। पहला ऑप्शन रोटेशन सिस्टम काट दो, नहीं सुना, मैंने नहीं पढ़ा है तो नहीं है आप आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन, हटाओ। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपरटाइट स्ट्रक्चर, यही एक सुना सुना कुछ लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल इलेक्शन, ऐसा तो कुछ नहीं सुना है, तो जो सुना सुना लग रहा है उसी को मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। ट्रिपरटाइट स्ट्रक्चर, ये यूनिकनेस है भाई आईएलओ की। आईएलओ यूएन का पहला एजेंसी था और यहीं पे ट्रिपरटाइट स्ट्रक्चर की बात होती है, जहां पे गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉई मतलब कि वर्कर्स तीनों मिलके पार्टिसिपेटरी फाइनल डिसीजन लेते हैं भाई। डेमोक्रेसी है वहां पे, समझ लो। ओके, come to question number 13. During which of the following events did ILO actively protect the labor rights? बताओ। क्वेश्चन समझ नहीं आया? फिर से पढ़ो। During which of the following events did ILO actively protect labor rights? Cold War, decolonization, Brexit, WTO दोहा टॉक्स। देखो भाई, मैंने कोल्ड वॉर पढ़ाया नहीं, मैंने ब्रेग्जिट पढ़ाया नहीं, WTO दोहा टॉक्स पढ़ाया नहीं। ब्रेग्जिट अभी हुआ है, WTO दोहा टॉक वो भी बहुत पहले हुआ है, कुछ समय पहले, मतलब एक काफ़ी पहले। कोल्ड वॉर 90s, डिकोलोनाइजेशन बहुत पहले। यूनिक क्या लग रहा है? डिकोलोनाइजेशन, हाँ हाँ, ऑप्शन। और डिकोलोनाइजेशन ही पढ़ाएगा तुम्हें, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ मैं ये तुमको बताना चाहूँगा कि नोट्स में हमने क्लियरली मेंशन किया था डीकोलोनाइजेशन एज अ मेजर फेज ऑफ लेबर राइट्स प्रोटेक्शन बाय आईएलओ। ठीक है, डिकोलोनाइजेशन था, अर्थ क्या था? अपार्थाइड था मूवमेंट जब हुआ था, और क्या था? एक और था, याद करो, बताओ, कमेंट करो, हर चीज़ बताओ दूँ तुमको मैं। तुम भी कुछ बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है? आईएलओ हेडक्वार्टर लोकेटेड एट, इस पे ज्ञानबाजी नहीं, आंसर मारो। कहाँ पे भैया? वाशिंगटन में, पेरिस में, जेनेवा में कि लंदन में? वाशिंगटन, वाशिंगटन यूएसए में है, पेरिस फ्रांस में है, लंदन यूके में है। तीनों को मैंने नहीं पढ़ा है, तो क्या करोगे? काटोगे। कहाँ ऑप्शन मारोगे? ऑप्शन सी पे मारोगे। जेनेवा, जेनेवा कहाँ पे है बताओ? नहीं बताओगे?
जेनेवा बताओ कहाँ पे है? अटक गए ना? यही तो होता है एग्जाम में बेटा। सुना सुना लग रहा है, शायद ग्रीनलैंड में तो नहीं है। हैं? बताओ। हाँ मार दो, हाँ मार दो। स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। चलो, अब आईएलओ का करेंट रोल इज टू इंश्योर व्हाट? बताओ। मोर प्राइवेटाइजेशन, फास्टर ग्लोबलाइजेशन विदाउट वर्कर प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी एथिकल फेयर प्रोडक्टिव ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूसिंग इंटरनेट प्राइसेस। तुमको प्राइवेटाइजेशन पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया। ऐसा कुछ पढ़ाया इंटरनेट प्राइसेस? नहीं पढ़ाया। तो क्या करना होता है? काटना होता है। किसका काटोगे? ऑप्शन काटोगे, किसी का नहीं काटना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? एथिकल फेयर प्रोडक्टिव ग्लोबलाइजेशन। भाई क्लोज है, मानता हूँ ऑप्शन क्लोज है, और आंसर भी यही है। समझे? फास्टर ग्लोबलाइजेशन विदाउट वर्कर प्रोटेक्शन कैसे होगा भाई? फास्टर ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हो, लेकिन विदाउट वर्कर प्रोटेक्शन कैसे होगा? येलो का तो मेन फोकस ये है कि वर्कर को प्रोटेक्शन देना। गलती से तुम फास्टर ग्लोबलाइजेशन देखते ही मार दिए टिक, तो हो गया फ्लिक, गए तुम काम से। तुमको पढ़ना होगा ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। एथिकल फेयर एंड प्रोडक्टिव ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो यहाँ भी है, पढ़ो तो तभी तो आंसर मारोगे। चलो दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार। थोड़ा हमें भी मोटिवेट करो, हम और भी वीडियो बनाएं और ऐसे ही इंटरटेनिंग मीडियम में तुम्हें पढ़ाई और एग्ज़ाम को क्लियर कराए, चाहे वो जैसे भी हो। तुमको रटा देंगे भाई, रटा देंगे। चलो दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।